शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम और रहम करने वाला है। अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, मेरी कोशिश ये है कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत वक्त जिस अंदाज में और जिन साजिशों का जाल बिछाकर हिंदुस्तान की 20 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल मुस्लिम अक़लियतों को बिल्कुल हाशिए पर ले जा रही है, तो हमको इस बात का बहुत अफसोस है कि आज हमारी नौजवान नस्ल माजी के अपने असलाफ़ और काबिरीन के कारनामों से बिल्कुल नावाकिफ़ है। आज कोई भी नौजवान चाहे ग्रुप की शक्ल में हो और चाहे इनफरादी तौर पर हो, वो ये बताने की हिम्मत नहीं रखता है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे असलाफ़ और हमारे काबिरीन ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि तारीख़ के औराक़ इस बात के गवाह हैं। ये मुल्क आज़ाद कतई नहीं होता अगर बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने दौरे हुकूमत में 1857 में जिहाद का ऐलान नहीं किया होता, अगर मेरठ में सुअर की चर्बी के नाम पर जो कि कार्टेजेस में थी, अगर बगावत उस हिंदुस्तान में मुसलमानों ने न की होती तो ये मुल्क कभी आज़ाद नहीं होता। और इन सब से अलग हटकर एक बात यह है कि जब इस मुल्क की फ़िरका परस्त ताकतों ने गोडसेवाद को बेपनाह अहमियत देकर और ये बताने की कोशिश की थी कि इस मुल्क में गांधी, जिनको महात्मा का खिताब मुसलमानों ने दिया था, उस महात्मा गांधी की हैसियत को बेपनाह कमज़ोर करने के लिए, उसको बेपनाह मिनिमाइज़ करने के लिए इन्होंने गोडसेवाद का शोशा छोड़ा और बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता के ख़िलाफ़ भोपाल का पार्लियामानी इलेक्शन जीत लिया, और जीता ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी अक्सरियत से वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है कि जो गोडसे को अपना आइडल मानता है। तो ये मुल्क जिसको महात्मा गांधी की क़यादत में आज़ाद कराया गया, ऐसे आज़ादी के हीरो को जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, लेकिन चूँकि उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का लक़ब तहरीक खिलाफत के दौरान दिया गया था, तो इसलिए मुसलमानों की इस मेहनत और मशक्क़त को रायगा करने के लिए ये कोशिश हुई कि गोडसे को लाकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन गोडसेवाद जब नहीं चल पाया तो उसके बाद एक नया शगुफ़ा छेड़ा गया है, और वो शोशा ये है कि अब इस मुल्क में जनरल बख्शी जैसे लोगों ने अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और गोडसेवाद के मुकाबले में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोसवाद को एक ऐसी तस्वीर उसके बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अकेले और सिर्फ अकेले ही इस मुल्क को आज़ाद कराया और उनके पीछे मुसलमान नहीं था। आखिर में इनकी कोशिश यही होगी, ये यही बताएंगे। लेकिन मैं अपनी नौजवान नस्ल को इसके कबल ये बताना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फ़ौज, जिसको कि 1940 में इसका क़याम हुआ था और जिसके कायद थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वो चाहते थे कि इस मुल्क को आज़ाद कराया जाए अंग्रेज़ों के चंगुल से फ़ौज के ज़रिए, अपनी अक्सरी ताकत के ज़रिए इसको आज़ाद कराया जाए। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंटली इसको आज़ाद कराया जाए। इन दोनों में ये अख्तलाफ था। लेकिन बहरहाल आज़ाद हिंद फ़ौज जब बनाई गई तो हिंदुस्तान की तारीख़ी हकीकत यह है जिसको कोई फरामोश नहीं कर सकता कि गुजरात के एक मेमन ने, जो कि उस वक्त रंगून में अपनी सिकुरत अख्तियार किए हुए थे, यूसुफ मारफानी साहब ने उस वक्त 1940 में 1 करोड़ रुपया आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए बतौर इमदाद दिया था, और अपने घर की सारी ख़वातीन की ज्वेलरी को भी लाकर नेताजी के सामने पेश कर दिया था। तो नेताजी ने उस वक्त यूसुफ मारफानी की इस खिदमत को कबूल करते हुए उनको सेवक हिंद का अवार्ड दिया था। और उसके बाद तारीख़ इस बात की भी गवाह है कि आज़ाद हिंद फ़ौज का पहला जनरल शाहनवाज़ खान थे, और रेड फोर्ट में जब मुकदमा चला असबाब बगावत हिंद के ताल्लुक़ से, तो उस मुकदमे में सिर्फ 3 लोगों के नाम आते थे, सैगल, ढिल्लन, शाहनवाज़, और इनकी उम्र की दराजी के नारे लगते थे।
तो रेड फोर्ट पर जो मुकदमा लाल किले में चला, उस मुकदमे में भी इनको बाइज़्ज़त तीनों को बरी किया गया, और जिसकी क़यादत आज़ाद हिंद फ़ौज के जनरल की हैसियत से शाहनवाज़ खान ने की। और पहला INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फ़ौज कहते हैं, उसका रिक्रूटिंग ऑफिसर भी एक मुसलमान था। तो अब अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तहरीक को सामने रखकर अगर महात्मा गांधी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश फ़िरका परस्त ताकतों ने की है इस मुल्क के आज़ादी के ताल्लुक़ से, तो नौजवानों को ये समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क में आज़ाद हिंद फ़ौज का क़याम और उसकी सारी कारकर्दगी मुसलमानों के बेपनाह ताउन पर ही मुनहसर थी। और आज भी अगर ये देखा जाए कि जब हवाई जहाज़ में नेताजी जा रहे थे तो उनके साथ उस वक्त अगर कोई शख्स था तो वो भी एक मुसलमान ही था। तो और नेताजी का सारा विश्वास, उनका सारा एतमाद उस वक्त के मुसलमानों पर था। और जो 72,000 उनके जो फ़ौजी थे, जिसमें 27,000 फ़ौजी शहीद हुए थे इस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने में, उसमें तकरीबन 80% मुसलमान था। तो अब आप ये बताइए कि ये मुल्क आज़ाद हुआ, चाहे जिस भी एतबार से इसकी एनालिसिस कर ली जाए, ये मुल्क आज़ाद हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की तगदों से, उनकी जानी व माली कुर्बानियों से और उनकी बेपनाह मेहनत और मशक्क़त से। और मुसलसल 200 साल तक ये कोशिश की गई कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया जाए, लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हुकूमत वक्त मुस्लिम अक़लियत को उसकी बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद भी उसको हाशिए पर डालने की कोशिश कर रही है, और सबसे टारगेटेड मुसलमान है। तो इसलिए, और अफसोस इससे ज़्यादा ये होता है कि हमको बहैसियत कौम अगर टारगेटेड किया जा रहा है तो हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल इससे गाफिल लापरवाह है कि हमारे मुल्क में हमारे ही अकाबरीन के बदौलत ये मुल्क आज़ाद हुआ है। तो इसलिए माजी के औराख की जब तक कि हम मुताला नहीं करेंगे, जब तक कि हम माजी के अपने दायरे में रहकर हाल की तामीर नहीं करेंगे, तो मुस्तकबिल हमारा कभी बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान नस्ल मुल्क की आज़ादी की तारीख़ के मुख्तलिफ़ गोशों की बाकायदा तौर पर स्टडी करे, और दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ जो मज़लूम कौमें हैं उनके साथ मिलकर इस मुल्क में अपना हक़ और अख्तियार जताने की पूरी कोशिश तारीख़ी एतबार से करे। और उसके लिए ये जो मिसालें हैं जो तारीख़ के औराक में महफूज हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो। लेकिन अब चूँकि तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और मौरख़ीन के लिखी हुई फ़िरका परस्त जहनीत के जो मौरख़ीन हैं उनकी लिखी हुई तारीख़ी किताबों का जवाब हम चूँकि एक मुनज़्ज़म तरीक़े से नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए वही मिसाल है कि एक झूठ को इतने मरतबा बोलो कि वो सच हो जाए। तो आज ये कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को सिर्फ़ हाशिए पर ना लाया जाए, बल्कि उनकी आज़ादी की जो तारीख़ी कुर्बानियाँ हैं उसको भी फरामोश कर दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।